आज हम लोग 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उसके संभावित आंसर क्या हो सकते थे। और जैसा कि आपको पता है कि इधर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें सिलेबस में काफ़ी जो परिवर्तन किए गए हैं उसके अनुसार ही ये क्वेश्चन था। और एक जो मेजर चेंज जो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और जो आंसर लिखने का पैटर्न अगर आपका बेटर होगा तो फिर आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते थे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन था। जैसे पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल बना हुआ है, इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। देखिए, इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की साधारण विवेचना कीजिए। क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, पहला लाइन जो है इस क्वेश्चन में वो उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। ये पहला स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं जिसका जाल बिछा है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं है, पानी का अभाव है और लोग को पीने का भी पानी नहीं मिल रहा है। अब जो सवाल कह रहा है कि समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की साधारण विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन का बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो आंसर बताइए कि जो वाटर मैनेजमेंट का जो पार्ट है, जल प्रबंधन है, इसमें क्या रोल रह जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब जलापूर्ति, अब यहाँ पे देखिए दो टर्म्स आ रहा है। एक कह रहा है कि जलापूर्ति और विशेष रूप से, एक टर्म है जलापूर्ति और दूसरा है पेयजल, कि भारत के कई क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति के अभाव से ग्रसित हैं और कई जगह पे पेयजल का अभाव है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट को अगर देखें तो इसका आंसर कहाँ जा कर के रहेगा, क्या हमें जलापूर्ति पे लिखना है या पेयजल पर लिखना है। ये बेसिकली वाटर स्कार्सिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप पहले लाइन पे ज़्यादा फोकस कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन का ये जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि वाटर स्कार्सिटी है। क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ है, इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की साधारण विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन का जो फोकस एरिया है वो है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट पर क्वेश्चन है कि वाटर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करता है। अब देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या हो जाता है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो कई जगह पे, या जितने भी ऐसे कंजर्वेशन या ऐसे मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं सभी जगह पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके बेस में काम करता है। ठीक है, चाहे वो डाटा कलेक्ट करना हो या उस डाटा के आधार पे कुछ काम करना हो, तो ये इस सभी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इवन प्लानिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला तो रोल आ जाता है कि किस प्रकार से हम इसको आप कैटेगराइज करते हैं। तो इसको पॉइंट्स में अगर अपन लिखना शुरू करें कि क्या जैसे इसमें हो सकता है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखना पड़े क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहला चीज है, कह रहा है वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें एक तो लिखा जा सकता है जल संरक्षण। जल संरक्षण का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जो पानी है उसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अब बर्बादी को रोकना है। अब ये देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है कि पानी रोकने के लिए आप क्या कहिएगा कि कोई पानी बर्बाद न करे, इसके लिए क्या कहिएगा। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है कि आप मीटर लगा दीजिए पानी पे। ठीक है, ताकि किसी के पास अगर पानी है तो उसको बर्बाद ना करे। दूसरा चीज़ क्या है कि जब मीटर लगाते हैं तो इसकी एक मापन होनी चाहिए, माप होना चाहिए कि कितना पानी कौन कंज्यूम कर रहा है, और तब उसको प्रबंधन करना होगा। तो अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में वाटर मैनेज करना है तो उस क्षेत्र में सबसे पहले मीटर लगा दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना पानी का कंजम्पशन हो रहा है, और तब उसके बाद आप
मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मीटर लगाना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। पानी वहाँ पे कितना मेज़रमेंट आ रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के द्वारा, वह भी मेज़रमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और मैनेजमेंट इंटायरली उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं कि पानी पे कह रहा है कि जलापूर्ति और पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। तो दूसरा, अब जो जलापूर्ति वाला संदर्भ है, तो एक पार्ट ये लिखा जा सकता है कि कम पानी की आवश्यकता, या ऐसा लिखिए, कम पानी की आवश्यकता वाले फसलों का, आवश्यकता वाले फसलों का विकास किया जाए। देखिए, अब जैसे राइस का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो चावल, धान की जो खेती होती है ना, तो इसमें कई कैटेगरी है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादा पानी में होते हैं, तो जो फ्लड इफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे उस प्रजाति को लगाया जाता है, और कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पानी कम होता है, हाइब्रिड बीज आते हैं उसके लिए। तो हाइब्रिड सीड्स का एक खासियत क्या होता है कि जितना भी उसका एनर्जी है, उसका हाइट कम होता है और उसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जितनी एनर्जी उसका होता है उसको डंठल को बढ़ाने में ना लगा करके अपने जो प्रोडक्ट है, अपने जो उसके फसल हैं, उत्पाद हैं, उसको बढ़ाने में लगाता है। तो इसकी वजह से उत्पादन भी आपको बेटर मिलता है और कम पानी में भी हो जाता है। तो ऐसे फसलों का विकास किया जाना चाहिए जो कम से कम पानी की जिसको आवश्यकता होती, और वहाँ पे हम इस काम को कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे हम मेथड रख सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से कि आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस पर जो वेस्ट होते हैं, आरओ आधारित जो प्यूरिफायर है, आधारित जल शुद्धिकरण करने वाले यंत्र पर रोक। अब ये क्या होता है कि आरओ में जितना पानी हमें प्योर मिलता है ड्रिंकिंग वाटर, उससे कहीं ज़्यादा पानी हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो आरओ जैसी टेक्निक हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तो ये हो सकता है वाटर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पे बार बार आपको नज़र रखना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप डेविएट कर जाएंगे। इसमें बहुत सारे चांसेस हैं इसमें डेविएशन होने के। इसी प्रकार से देखिए कि अब जैसे एक दूसरा चीज़ आप हम लोग कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो इस पर बल दिया जाना चाहिए। अब इसके लिए बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसी में चेंज होना चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि मकान जब बनाए जाएंगे तो इस बात को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा कि कितना वहाँ पे पानी आ सकता है छत पे, कितना क्यूबिक लीटर पानी जमा हो सकता है, और उसको हम लोग कहाँ स्टोर कर सकते हैं, और फिर किस प्रकार से हम लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिफ्थ में अगर मान लेते हैं कि इसमें एक मेथड कंजर्व करने के लिए सिंचाई की तकनीक, सिंचाई की जो तकनीक है ना, इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे एक तो होता है ड्रिप इरिगेशन, इसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। अब ड्रिप इरिगेशन से फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्ट जो प्लांट का जो जड़ है वहीं पे पानी दिया जाता है, उसके आसपास में जो पानी है वहाँ पर उसको बर्बाद नहीं किया जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा अगर आप देखिए तो इसी से रिलेटेड है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखिएगा तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन होता है। ये इसमें क्या करते हैं ना कि जो पूरा बांस होता है उस बांस को बीच से फाड़ दिया जाता है, और फाड़ने के बाद जो उसका फट्टा निकलता है ना उसमें नाला बना देते हैं, ठीक है, और उसी से सीधे पानी को एक एरिया से लेकर के दूसरे एरिया तक हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक तो ये सारे इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन के लिए। छठा पॉइंट इसमें आता है कि और क्या कर सकते हैं, तो अर्थ की जो रिचार्जिंग है, अर्थ का रिचार्जिंग का अर्थ क्या होता है, इस पे फोकस करना होगा। अर्थ के रिचार्जिंग का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है उसमें बारिश का पानी अगर धीरे धीरे अगर अंदर जाएगा तो इसकी वजह से जो भौम जल स्तर है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऊपर आएगा, भौम जल स्तर में सुधार होगा। अब होता क्या है कि बरसात के दिनों में अगर बारिश का पानी नदी नालों से होता हुआ नदी में और फिर समुद्र में चला जाए तो उसका बिना उपयोग किए तो वो फिर हमारे लिए वेस्टेज है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे पास पूरी पृथ्वी का
जितना हमारा टोटल एरिया है और उसमें जितने पानी मौजूद है उसका 4% ही पानी हमारे पास शुद्ध रूप में अवेलेबल है, जबकि पॉपुलेशन है वो हमारे पास 18% है। तो ये एक प्रकार का इम्बैलेंस पहले से चल रहा है। तो अगर पानी जो हमें मिल रहा है बरसात में, अगर वो पानी चला गया समुद्र में बिना उपयोग किए हुए, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब होता क्या है कि अगर बारिश बहुत तेज़ी से हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तेज़ी से अगर बारिश होगा तो उतना अर्थ का रिचार्जिंग नहीं होगा। रिचार्जिंग का मतलब यह है कि धीरे धीरे जो पानी सतह से धरातल के अंदर प्रवेश करती है तो उससे जो भौम जलस्तर है वो ऊपर होता है। तो इसको हम लोग पूरे प्रोसेस को अर्थ का रिचार्जिंग कहते हैं। अब अर्थ के रिचार्जिंग में समस्या ये है कि अगर तेज़ी से पानी आए और सरफेस पर से पानी गुजर जाए तो उसमें अर्थ का रिचार्जिंग नहीं होगा। तो धीरे धीरे पानी लंबे समय तक अगर वहाँ पे जमा रहे तो स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है कि वो अर्थ के को रिचार्ज करता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि तीव्र गति से मूसलाधार अगर बारिश होगी तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना कि धीरे धीरे और लंबे समय तक हुआ पानी है, क्योंकि वह पानी स्नह स्नह रिस करके पृथ्वी के भीतर चला जाता है। तो इससे भौम जल स्तर में सुधार होता है। तो एक तो ये भी है, और ये इसी से जुड़ा हुआ है कि अर्थ के रिचार्जिंग के अलावा दूसरा एक चीज़ जुड़ जाता है कि बहुत सारे संरक्षण के लिए उपाय करने चाहिए, या पानी को जमा करने पर विचार करना चाहिए। पानी को जमा करना, अब ये जो तरीका है ना, इसका बहुत सारा उदाहरण है कि कैसे कैसे करते हैं। तो एक तो तरीका है कि आप तालाब खुदवा सकते हैं। अब तालाब कहीं पर भी खुदवाए जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर आप प्रायद्वीपीय भारत का अगर क्षेत्र देखिएगा तो वहाँ की जो सरफेस है स्ट्रक्चर का, नीचे हार्ड रॉक है, तो वहाँ तालाब खोदने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसको नॉर्थ इंडिया में भी आप तालाब खोद करके पानी को जमा कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसी प्रकार से होता है, एक सॉकेट बनवा सकते हैं। एक बावड़ी का नाम आपने सुना होगा, ये पुराने ज़माने में भी हमारा प्राचीन काल से बावड़ी में हम लोग पानी जमा करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये एक प्रकार से बना दिया तालाब टाइप का, या एक पानी स्टोर करने के लिए, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना रहता है चारों तरफ से, कि आप सीढ़ी का सहारा लेकर के भीतर जा सकते हैं। तो ये बहुत लंबे एरिया में रहता है, तो यहाँ पे पानी जमा होता रहता है और फिर इसमें पानी स्टोर होता रहता है, और काफ़ी लंबे समय तक, चूँकि ये बावड़ियाँ काफ़ी गहरी होती हैं तो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता है। विशेष करके अगर आप पश्चिम उत्तर भारत में देखिएगा तो गुजरात, राजस्थान, ऐसे क्षेत्र में ये बावड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी। तो पानी को जमा करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, और इसकी वजह से अर्थ का रिचार्जिंग भी बेटर तरीके से होता है। एक मेथड इसी में आता है कि जहाँ पे जैसे देखिए बरसात के समय में क्या होता है कि नदी में काफ़ी तेज़ी से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और बाद में फिर देखा ये जाता है कि जो लीन पीरियड होता है रिवर का, जैसे गर्मी का मौसम आ गया तो उसमें पानी वहाँ पे कम पड़ जाता है और फिर सूखा भी पड़ने लगता है। तो किया क्या जाता है ना कि जैसे एक नदी है मान लीजिए ये, तो इस नदी में बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए जाते हैं, जो एक प्रकार से छोटे मोटे तालाब की तरह होता है। तो अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये गड्ढे नहीं है, उस स्थिति में क्या हुआ कि एक्स्ट्रा पानी जितना आया सब यहाँ पे सरफेस से बाहर निकल गया। अब चूंकि आपने नदी की बेसिन में ही गड्ढा करवा दिया है, तो जब सारा पानी इस नदी में सूख जाएगा तब भी इस बेसिन में लीन पीरियड में या इन गड्ढों में लीन पीरियड में पानी जमा रहता है, तो इसका फिर हम लोग इरिगेशन और इन सब में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का वाटर कंजर्वेशन है कि पानी को जमा किया जाता है कि लीन पीरियड में हम इस्तेमाल करें। तो मोटे तौर पे ये वो एरिया है जो वर्तमान समय में इस चीज़ को किया जाता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जुड़ जाता है कि अगर आप उस चीज मेथड को भी अगर यूज करें जिस पे सरकार अभी काम कर रही है, वो है नदी जोड़ो परियोजना। अब नदी जोड़ो परियोजना अपने आप में एक जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है उस जगह से पानी को निकाल करके जहाँ पे जलाभाव की स्थिति है वहाँ पानी पहुँचाने पर फोकस करती है। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ना, इन सारे मेथड्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। अब इसमें लिखने का क्या होगा कि अब सभी पॉइंट्स में अगर आप चाहें तो सब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लिख सकते हैं, या फिर एक जनरल एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है कि ये सारे के सारे जो मेथड वाटर कंजर्वेशन के यूज किए जाते हैं ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसकी तकनीकें अलग अलग हैं, जिसके मेथडोलॉजीज अलग अलग हैं और उसके अनुसार ही इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली उदाहरण के साथ बता रहा था आपको बताने के लिए। तो यही सारे इसके कैटेगरीज हैं वाटर मैनेजमेंट के, और इसको आप जहाँ जाएँ वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना,
इस क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था ना कि बड़ा जनरलाइज सा ये क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इसमें अगर बेटर तरीके से आप पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, एक जनरल सा सवाल लोग करते हैं कि पॉइंट्स में लिखना चाहिए पैराग्राफ में लिखना चाहिए। देखिए, इसका कोई स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं है कि किस में लिखने से मार्क्स मिलते हैं। दोनों मेथड मार्क्स फेचिंग होते हैं। आपकी इच्छा है, आप जैसे लिखना चाहें लिखें। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा है। तो वैसी स्थिति में आप अट्रैक्शन अगर लेना चाहते हैं इवैल्यूएटर का तो बिल्कुल पॉइंट्स में लिखिए, और पॉइंट्स में लिखने पे थोड़ा बेटर मार्किंग होती है। और दूसरा क्या है कि आप लैंग्वेज के भटकाव से बच जाते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल पे देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। वो भी काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन था। जैसे ये सवाल था कि विद्युत, क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत की खपत की बढ़ती मांग और लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण वर्तमान विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। ठीक है, ये पहला लाइन में सेम एज यूजुअल जो एक नया पैटर्न है कि पहले लाइन में जस्ट बता रहा है कि बता क्या रहा है। तो दो बातें हो रही हैं, एक कह रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है और दूसरा कह रहा है कि जो स्रोत है मतलब जो सप्लाई है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस विकट ऊर्जा खपत मांग, ठीक है ना, कंजम्पशन डिमांड जो है, इसको देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है। कंजम्पशन डिमांड को नियंत्रित करने के लिए, मतलब ये कि जो विद्युत का जो कंजम्पशन हो रहा है, खपत हो रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप डिमांड कैसे कम कीजिएगा। देखिए, एक तरफ आपकी जो मांग है वो बढ़ रही है। ठीक है, मांग किस चीज की? तो विद्युत की। कई कारण है उसके बढ़ने के। अब दूसरी तरफ है पूर्ति। अब ये कह रहा है कि पूर्ति करने वाले जो हमारे पास कारक हैं, पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, वो दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मांग बढ़ रही है और सप्लाई कम होते जा रहा है। तो दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो टूटेगा ही टूटेगा। अब उपाय क्या है? उपाय दो ही चीज़ है, या तो सप्लाई बढ़ा दीजिए या डिमांड कम कर दीजिए। अब सप्लाई बढ़ाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमको स्रोत बढ़ाना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है इतना आसानी से। डिमांड घटाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिमांड जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम खपत को मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो विद्युत है उसको और बेटर तरीके से हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब विद्युत का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, जो एग्जिस्टिंग हमारी कैपेसिटी है उसी को यूज करने पर ये क्वेश्चन का फोकस है। और कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उसमें क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसको एक एक करके अगर देखा जाए तो सबसे पहला पार्ट जो निकल करके आता है, और वो आता है कि आप सबसे पहले ऊर्जा दक्षता को सुधारने के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा की इफिशियंसी को सही किया जाए। अब ऊर्जा दक्षता सुधारने के लिए क्या है कि जो पुराने प्रकार के जो हमारे बल्ब थे उसको बदला जा रहा है एलईडी से। तो ये पार्ट आप लिख देंगे कि एलईडी में नॉर्मली देखा जाता है कि जो परंपरागत बल्ब है उससे 75% तक ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अब उतना ही प्रकाश या उतने ही घरों को रोशनी किया जा सकता है लेकिन कम इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा। और इसी के लिए आप याद कीजिए, अगर आपको याद होगा तो एक कार्यक्रम चला था SLNP, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्लान। ठीक है ना। अब ये स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्लान जो है, इसके तहत ये बेसिकली 2015 में स्टार्ट हुआ था और ये टारगेट इसमें रखा गया था कि 2019 तक आते आते लगभग 1.34 करोड़ जो बल्ब थे, बल्ब कौन से? ट्रेडिशनल परंपरागत बल्ब, ठीक है ना, इसको ये चेंज करेगा CFL के साथ, सॉरी LED के साथ। तो यही इसका टारगेट रखा गया था कि पुराने पद्धति के जो बल्ब थे उसको बदल दिया जाए। दूसरा सरकार क्या काम कर रही है, सेकंड इसमें देखिए तो सेकंड पार्ट ये निकल के आता है कि गवर्नमेंट ब्यूरो, एक प्रकार का ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ इफिशियंसी, ठीक है, इसको, इसके माध्यम से जितने भी अप्लायंसेस हैं इन सब का स्टार रेटिंग किया जा रहा है। स्टार रेटिंग बेसिकली क्या होता है
कि एक प्रकार से ये बताता है कि ऊर्जा का कंजम्पशन किसमें कम है। तो जिसमें ऊर्जा का कंजम्पशन कम होगा वो, अगर वो ज़्यादा दक्ष है तो उसका अगर आप प्रयोग करेंगे सारे लोग, तो हमारा कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के बावजूद हमारा जो काम है वो हो सकता है। इसी से जो ये बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी जो है ये ऐसे कार्यक्रम बनाता है जो ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में वृद्धि करने पर बल देता है। तो मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट इसका टास्क है कि जितने भी अप्लायंसेस हमारे बनते हैं, जितना भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनता है, इन सब का ये एक एनर्जी रेटिंग करता है। खास तौर से आप देखिए तो फ्रिज का, एसी का, टीवी का, सबका एक एनर्जी रेटिंग करके देता है, तो इसको प्रमोट करता है। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है आप इसमें कि आप सप्लाई कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो थर्ड जो मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो निर्माण किया जाए ना, वो बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए ऊर्जा के दृष्टिकोण से। मतलब ऐसे ऐसे मकान बनाए जाने चाहिए जो एनर्जी इफिशियंसी पर बल देता हो। अब ये कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई मकान आप बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें लाइट का प्रॉपर व्यवस्था अगर कर दीजिए, लाइट और एयर का अगर प्रॉपर व्यवस्था कर दीजिए, वेंटिलेशन कर दीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर लाइट प्रॉपर नहीं है तो दिन में लाइट जलाना पड़ेगा, तो दिन में अगर आप लाइट जला रहे हैं तो उससे नुकसान होगा, पहली चीज़। इसी प्रकार से अगर वेंटिलेशन नहीं है तो फिर गर्मी लगेगा, तो लोग फैन चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे अगर मकान हम लोग डिज़ाइन करते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे लाइट की कम से कम आवश्यकता हो और कम से कम विद्युत पे हमारा काम चल सके, तो बिल्डिंग बायलॉज या उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर देखिए फोर्थ में, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आईईसी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए कि ऊर्जा को बचत करना है। तो इसका सीधा सीधा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें देखिएगा, तो इसका जो वेस्टेज कैसे कम हो इस पर बल रहता है। इसका जो वेस्टेज है इसको कम करने पर बल दिया जाता है। उपाय क्या क्या है, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि ऊर्जा कैसे कम से कम या विद्युत कैसे कम से कम खपत किया जाए। तो अब एक तरीका तो क्या है कि जो विद्युत का जो बिल आता है, इस बिल पर उसका 6 महीने का एवरेज हम लोग एक डाल देते हैं कि क्या उनका बिल पर 6 मंथ का एवरेज कंजम्पशन का दे देते हैं, ताकि वो खुद मॉनिटर कर सकें कि कितना उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उससे उनको एक अवेयरनेस हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो यूज़ किया जाता है कि उपकरण जो यूज़ में नहीं है, ठीक है, तो उसको हमेशा बंद रखना चाहिए। ठीक है। तीसरा होता है जो पहले हम लोग लिख रहे थे कि एलईडी लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अब ये वो तो सरकार ने स्ट्रीट लाइट के लिए प्लान लाया था ना, लेकिन अब घरों में भी लोग इसी को यूज करें, इसके लिए भी उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा है कि ऐसे उपकरण जो उपयोग में नहीं है उन्हें प्लग से निकाल दें। ऐसे लिखिए, उनका प्लग निकाल दें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक देखा जाता है जितने भी अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं ना, आइडियल स्टेट में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करता रहता है। तो भले स्विच ऑफ कर दिए हो आप, लेकिन अगर उसमें प्लग उसका लगा हुआ है तब भी वो बिजली कंज्यूम करेगा, और ये अच्छा खासा बिजली हो जाता है। इसी प्रकार से अगर देखिए तो पावर स्ट्रिप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर स्ट्रिप का यूज किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक कंप्यूटर चला रहे हैं आप, उसमें 5-7 प्लग लगे हुए हैं और फिर आप एक पावर स्ट्रिप से उसको कनेक्ट किए हुए हैं, तो जब आपका काम खत्म हो जाए तो कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं तो पावर स्ट्रिप्स को निकाल दीजिए। तो एक पॉइंट को निकालने से सारे पॉइंट्स बंद हो जाते हैं। तो एक काम तो ये किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा देखिए तो स्मार्ट थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्मार्ट थर्मोस्टेट, अब स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये किसी भी डिवाइस को स्विच ऑफ कर देता है। तो ये प्रोग्रामेबल होता है, प्रोग्राम करके हम लोग रखते हैं।
कि अगर मान लीजिए पंखा है या फिर लाइट है, कुछ भी है इस प्रकार का है, अगर वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, लोग वहाँ पे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। अब ये एक प्रकार से ऐसे थर्मोस्टेट का प्रयोग कई जगह किया जा रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि एसी है और एसी में अगर लोग कम है तो फिर वो लो इफिशियंसी के साथ काम करेगा, अगर लोग बढ़ जाएंगे तो फिर वो हाई इफिशियंसी के साथ काम करे। तो ये सारे के सारे वो ध्यान रखा जाता है आईईसी में। दूसरा है कि प्रमोशन किया जाता है कि जो लोग हैं वो एनर्जी का जो रेटिंग देख करके ही सामान खरीदें, मतलब हाई रेटिंग वाला जो सामान है उसका खरीदारी किया जाए ताकि बिजली की दक्षता में वृद्धि हो सके। तो ये जितने भी माध्यम है, ये सारे के सारे माध्यम का प्रयोग किया जाता है ताकि जो ऊर्जा दक्षता है उसको प्राप्त किया जा सके। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल के आ जाता है कि आप डिमांड को घटा नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कहीं डिमांड घटा नहीं रहे हैं, अपना जो सारा काम है वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ रहा है कि हमारा जो डिमांड में जितना हमें काम करना था उतना काम हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। हमने क्या किया है कि सिर्फ एनर्जी की जो विद्युत का जो इफिशियंसी था उसको बढ़ा दिए हैं, हम उतने ही विद्युत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स थे जो इस पर आपको फोकस करके आप लिख सकते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन जो थे ना वो बड़े ही जनरल तरीके के थे। ये सारे के सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आए दिन आप देख रहे हैं घर पे, टीवी पे, प्रचार में, ये सारी चीज़ें घट रही थी और उसी से जनरलाइज करके क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ऐसे प्रश्न को भी ना मल्टी डायमेंशनल तरीके से लिखना होगा, जो बार बार आप लोग को हम लोग बताते रहते हैं। दूसरा सवाल देखिए कि क्या कह रहा है, ये स्मार्ट सिटी के बारे में था। ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के बारे में आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं। देखिए हाइपोथेसिस पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या हो सकता है, और फिर पूछ रहा है इसके विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाता है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं, स्मार्ट सिटी होता क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे। अब यहाँ डेफिनेशन नहीं है, परिकल्पना पूछ रहा है कि आपके नज़र में स्मार्ट सिटी क्या होगा, ठीक है, और उसके लिए आप क्या काम करेंगे। अब आपकी परिकल्पना बहुत सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं, लेकिन जो स्मार्ट सिटी में है इसमें जो विशेषताएं बताई जाती हैं कि स्मार्ट सिटी की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो इसमें सीधा सीधा है कि जो भूमि है, मिश्रित भू उपयोग। अब मिश्रित भू उपयोग का क्या है कि किसी भी शहर का जो एरिया है ना उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या सिर्फ मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वहाँ पे पार्क वगैरह भी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे होगा। तो इन सब का एक पूरा का पूरा पैटर्न बना करके आपको काम करना चाहिए। तो पहला फीचर तो ये हो गया स्मार्ट सिटी का कि मिश्रित भूमि उपयोग होना चाहिए, मतलब कि जैसा ज़मीन का एरिया है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये सब के सब इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये रिहायशी एरिया है तो इस एरिया में पूरा का पूरा रेजिडेंशियल आवास होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल और ये सब है तो इस एरिया ऑफिसेस हैं तो इस एरिया को अलग रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से मिश्रित भूमि उपयोग का एक पैटर्न इसमें बनता है। दूसरी विशेषता इसमें रखा गया था और ये था कि सभी को घर होना चाहिए, सभी के लिए घर, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए। बिना घर के अगर आदमी रहेगा तो फिर उसको हम लोग स्मार्ट सिटी में काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा देखिए तो ये कह रहा है कि टहलने योग्य क्षेत्र होने चाहिए, मतलब लोगों के पास ऐसी एरिया होना चाहिए जहां वो टहल सके, ओपन एरिया जिसको आप कहते हैं कि ओपन एरिया होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ पर बल दिया जाता है उसमें। फिर चौथा अगर देखिएगा तो चौथा देखिए ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, ठीक है। पांचवा यातायात बेहतर होना चाहिए, यातायात प्रबंधन होना चाहिए, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। पांचवा अगर देखिए तो सरकार एवं जो वहाँ के निवासी हैं, निवासियों के बीच निकट संबंध होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, उनके बीच निकट संबंध होने चाहिए। फिर आप छठा देखिए, शहर की अपनी एक पहचान होनी चाहिए,
सातवां अगर देखिए तो शहर में बहुत तरह की स्मार्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, अब ये स्मार्ट सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि स्मार्ट सॉल्यूशंस में क्या क्या आएगा। जैसे इसी में से अगर देख लीजिए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट है कि किसी को कहीं जाना है तो कब जाएगा, कितने समय लगेंगे, जाम नहीं होना चाहिए। तो इसी से आ गया कि स्मार्ट पार्किंग होनी चाहिए। स्मार्ट पार्किंग का मतलब क्या होता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, आपको पहले से पार्किंग एरिया में जैसे आपकी गाड़ी पहुँची वो खुद ब खुद वहाँ पे लाइट जल जाए और पता लग जाए कि यहाँ पे स्लॉट खाली है, तो आप वहाँ चले जा सकते हैं। अब कई बार होता है कि पार्किंग में आप घुस गए और आपको पता ही नहीं कि अंदर में जगह है या नहीं है, तो आप जाम कर देते हैं। तो पहले ही वो बता दे कि इस पार्किंग स्लॉट में कोई भी जगह खाली नहीं है, तो आप उसमें घुसेंगे ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कि ये स्मार्ट पार्किंग अरेंजमेंट होना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होने चाहिए, IoTs होनी चाहिए, ये डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इसके अलावा देखिए तो और क्या हो सकता है इसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस में, तो स्मार्ट सॉल्यूशंस में और देखिए तो फिर वाटर क्वालिटी का मिलना चाहिए, पानी का जो गुणवत्ता है वो इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब पानी की गुणवत्ता का मैटर यहाँ सिंपल है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारे देश में, ये भी बहुत सारे राज्यों में सही से नहीं मिल पाता है और पॉल्यूटेड मिलता है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, बहुत तरह तरह के कंटेमिनेशन है उसमें। तो उन सबको भी सही सही लोगों को मिलना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट होम्स होने चाहिए। स्मार्ट होम का मतलब है कि जितना आप कचरा जनरेट कर रहे हैं वो कचरा पॉल्यूशन ना करे, आप उसको मैनेज कर सकें। जितना वाटर आपको मिल रहा है, उसका कोई भी रिसोर्सेज अगर आपको मिल रहा है तो वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना है आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप सोलर पावर यूज कर रहे हैं तो फिर बेहतर तरीके से आप यूज करेंगे तो फिर वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा। छठा अगर आप देखिए तो इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, सातवां अगर देखिए तो हॉस्पिटल्स, आठवां अगर देखा जाए तो एजुकेशन, शिक्षण संस्थान, ये सब बेहतर होने चाहिए। फिर इसके अलावा नाइन्थ में अगर देखिए तो स्ट्रीट लाइट्स स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, इसका मतलब है कि शाम जैसे हुआ, सूर्य की रोशनी ख़त्म हुई तो ऑटोमेटिकली लाइट्स को जल जाना चाहिए, और जैसे सुबह में जैसे सूर्य की किरण आने लगे तो लाइट ऑफ हो जाए। इसके अलावा आप देखिए तो शॉपिंग करने का जो एरिया है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसकी मानी जाती है। शॉपिंग इंटेलिजेंट तरीके से होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता भरा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए तो जो कचरा है वो बेहतर तरीके से मैनेज होता हो, तो वेस्ट मैनेजमेंट पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी भी शहर में ये सारी चीज़ें मिल जाए तो आप अमूमन मान सकते हैं कि वो स्मार्ट है। स्मार्टनेस का यहाँ अर्थ क्या है कि सुविधाएं सारी रहें, और सारी सुविधाओं के अलावा वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब पॉल्यूशन तभी नहीं होगा जब उसके जितने भी कचरे, जितने भी वेस्ट निकल रहे हैं, उन सबको मैनेज करने की हमारे पास कैपेबिलिटी हो। अब मान लीजिए कि कहीं पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है और वहाँ पे आप दूसरा मेथड बच जाता है लोगों के पास कि अपनी व्हीकल से निकले, तो पता चला कि एक ही जगह जाने के लिए 50 आदमी एक एक कार लेकर के निकल गया, तो 50 गाड़ियाँ हो गया, पॉल्यूशन हो गया। उससे बेटर था कि एक ही गाड़ी वहाँ पे पब्लिक की चलती, जैसे मेट्रो वगैरह अगर सुविधा रहे तो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जितने भी ऐसे शहर हों वो हर प्रकार के रोज़गार और इस प्रकार का सृजन करें ताकि लोगों को कहीं बाहर जाने की नौबत ना आए। तो ऐसे को हम लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का विशेषता में रख सकते हैं। ये सारी की सारी हाइपोथेसिस थी, तभी पूछ दिया था कि इसका हाइपोथेसिस क्या है ये बताइए। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या पूछ रहा था आपसे। ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछ दिया था कि जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं अआयोजन के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है, विभिन्न प्रकार के कचरे की विवेचना कीजिए। पहला पार्ट तो यही कह रहा है कि विभिन्न प्रकार का कचरा कौन सा होता है उसको बताइए, और फिर कह रहा है कि किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकते हैं, विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो कचरा वर्ड यूज किया जा रहा है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कचरा कहते किसको है। इसका अगर इंग्लिश अगर टर्म और इसका डेफिनेशन देखिएगा तो किसी भी प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, ये कचरा होता है, किसी भी चीज़ का बाई प्रोडक्ट। अब ये हमेशा जो बाई प्रोडक्ट होगा ये दोनों फॉर्म में होता है, मतलब ये लाभदायक भी होता है
और हानिकारक भी होता है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो सेंस है, समस्या के संदर्भ में कह रहा है ये, तो इसका मतलब है कि लाभदायक वाला बाई प्रोडक्ट पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें हानिकारक वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करना है। ठीक है, एक और चीज बस समझने के लिए समझ लीजिए कि इसके अलावा एक शब्द और आता है कि प्रदूषण। तो प्रदूषण के साथ चीज क्या जुड़ा हुआ है कि प्रदूषण अगर कहीं पर भी है तो ये जब भी होगा निगेटिव ही होगा। कोई भी पॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो हमारे लिए बेहतर माना जाए, ठीक है ना। जबकि जो कचरा है, बाई प्रोडक्ट है, वो कई सकारात्मक भी निकलते हैं और वो बेटर भी माना जाता है। तो उपयोग के आधार पे इसको हम लाभदायक और हानिकारक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रकार लिखने हैं कि कितने प्रकार का बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यूजुअली अगर देखिए तो इसको सारे कैटेगरी को हम लोग दो कैटेगरी में बांट करके देख सकते हैं। एक वैसा जो बायोडिग्रेडेबल है, एक जो वो हो गया जो बायोडिग्रेडेबल हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। मोटे तौर पे इन सबको अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें से एक है हमारे पास ए में मान लीजिए, तो इसको हम कहते हैं लिक्विड वेस्ट। अब इसका स्रोत के आधार पर भी इसका कैटेगराइजेशन हो सकता है। अब लिक्विड वेस्ट अगर हम कह रहे हैं तो ये घरों से भी निकलेगा, ठीक है ना, जो होम्स है, हाउस है, यहाँ से भी निकलेगा और ये इंडस्ट्री से भी निकलेगा, दोनों जगह से ये निकलता है। और इसमें ही केमिकल वेस्ट इसी में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर देखा जाए तो दूसरे कैटेगरी में इसको अगर हम लोग रखें तो दूसरा निकलता है हमारा ठोस कचरा, सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट में अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारे हैं। जैसे एक प्लास्टिक जो निकलता है वेस्ट के रूप में, वो है प्लास्टिक वेस्ट है। दूसरा अगर देखिए तो पेपर है या कार्ड होता है, ठीक है, वेस्ट। इसके अलावा देखिए तो बहुत सारे टीन होते हैं, टीन्स है या फिर मेटल है, ये निकलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो सिरामिक है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए तो ग्लास है, शीशा, ये सब के सब सॉलिड वेस्ट में आता है। अब ये घरों में सब जगह निकलता ही रहता है, ठीक है ना। तीसरा कैटेगरी अगर हम लोग रखें कि और कौन सा हो सकता है, तो एक रखिए ऑर्गेनिक कचरा, कार्बनिक। अब इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें आप देखिए तो आप ऐसा समझिए कि जो फूड है, पहले इसको लिखिए, जो फूड है इसका कचरा निकलता है ऑर्गेनिक में। दूसरा आप रखिए तो जो बगीचा है वहाँ से निकलने वाला कुछ कचरा है, तो गार्डन वेस्ट है। इसके अलावा बहुत तरह के खाद हैं जो निकलते रहते हैं, ठीक है ना, ये भी है जो वेस्ट निकलता है, उसको भी आप इसी में रख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें जैसे सरगल कुछ भी गया ना, तो रॉटन मीट को मान लीजिए, मछली है, फल है, सब के सब ऑर्गेनिक वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो एक कैटेगरी और है, जैसे एक कैटेगरी मान लीजिए कि जो हॉस्पिटल है वहाँ से निकलने वाला जो कचरा है, वो हॉस्पिटल का जो कचरा है वेस्ट, इसी को कहीं कहीं पे क्लिनिकल वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये बहुत तरीके से ये सारे के सारे जो वेस्ट हैं इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। दूसरा सवाल का पार्ट इसमें कह रहा है कि इस समस्या को देश किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर किया जा सकता है, विस्तार से इसको बताइए। तो ये टोटल का टोटल जो पार्ट है ना, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है या वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। सॉलिड वेस्ट नहीं बोलेंगे, ये वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप कचरे को कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे प्रबंधन करते हैं। क्योंकि किसी भी फॉर्म में अगर ये कचरा कहीं पड़ा हुआ है तो फिर ये नुकसान ही करेगा किसी भी रूप में। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें कई स्टेजेस हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें पार्ट आता है कलेक्शन, संग्रहण। अब संग्रहण जो होता है, ये संग्रहण दो लेवल पर हम लोग करते हैं। एक तो घर से जा कर के करते हैं, डोर टू डोर,
तो प्राइमरी लेवल हो गया ये, डोर टू डोर, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का मतलब हो गया कि घर से निकाल करके एक जगह जमा कर दिया और वहाँ से कोई दूसरा गाड़ी या उन सब की सहायता से आप दूसरे जगह पहुँचा रहे हैं, तो ये वेस्ट का कलेक्शन हो गया। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब ये कलेक्शन करते हैं तो यहीं पे कलेक्शन किया ही जाता है कैटेगरी के आधार पे। कैटेगरी का मतलब है कि कौन सा सूखा कचरा है, कौन सा गीला कचरा है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग उसको कंटेनर दे देते हैं और उसी कंटेनर में आप जमा करते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद कलेक्शन के बाद सेकेंड स्टेज जो इसका आता है उसको बोलते हैं परिवहन का स्टेज है, ये ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड स्टेज आता है परिवहन का, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसको, और फिर जब ये एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाता है, देखिए अब ये ट्रांसपोर्टेशन और ये सब में ना, ये जितने भी स्टेजेस हैं, चाहे वो कलेक्शन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, हर जगह पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आज की तारीख में कचरा उठाने के लिए, और उसमें भी ई सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। अब कचरा का डब्बा पड़ा हुआ है, गाड़ी आ रही है, वो खाली है या भरा हुआ है कोई नहीं जानता है, लेकिन उसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो बता देता है। तो दूर से ही जो कचरा उठाने वाला जो सेकेंडरी गाड़ी आ रहा है ना, और जो बिन है आपका, डस्टबिन का जो बैग का पड़ा हुआ है वहाँ पे डब्बा, तो उसके सेंसर्स को पता लग जाता है कि इसमें कचरा पड़ा हुआ है, तो वो अपने आप वहाँ पे गाड़ी जाता है और फिर उसको उठा करके अपने में फिल कर लेता है। तो यहाँ पे हर जगह पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जो मशीन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स आ रहे हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट खुले में नहीं करते हैं, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्रक में या इन सब में कचरा डाल दिया और उसको लेके चले गए, वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि आप जब लेकर के जा रहे हैं तो वो कचरे से पोल्यूशन निकल रहा है और वो चारों तरफ फैल रहा है, वो गिर सकता है। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन करना है उसके लिए अलग प्रकार के व्हीकल्स आते हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कवर करके आपको लेकर के जाना है। और फिर ये जब पहुंचता है यार्ड में, डंपिंग यार्ड में जहाँ पे, तो फिर इसकी सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का मतलब हो गया कि इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है या जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं और किसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन है जिसको अपन रिसाइकिल किया जा सकता है, जिसका पुनर्चक्रण पॉसिबल है, तो एक तो ये कैटेगरी हो गया। तो फिर रिसाइकिल करने के बाद हम लोग इसको यूज करने के लिए कुछ ना कुछ सामान बना लेते हैं। दूसरा है कि हम किसी भी स्थिति में इसको नॉन रिसाइकेलेबल है, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। और प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकल के आता है, इसका दो तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। या तो इससे हम एनर्जी निकाल लेते हैं या फिर सीमेंट के लिए कोई रॉ मटेरियल बना लिया जाता है, ठीक है। एक आध सवाल कहीं पे भी पूछा है कि कचरा से विद्युत का उत्पादन, तो यही है कचरा से विद्युत का उत्पादन। अब ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। अब जैसे कलेक्शन है, सॉर्टिंग है, तो अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट है उसको अलग अलग तरीके से लेके चलते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आता है, कंप्यूटर से, मोबाइल से निकला हुआ वेस्ट जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो ख़राब है उपकरण है उसको भी आप नॉर्मल तरीके से कर दीजिएगा तो दिक्कत होगा। अब जैसे हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा कलेक्शन पॉइंट होता है, इस कलेक्शन पॉइंट पे भी हम लोग के साथ गलती हो जाती है। गलती है कि हम लोग कचरे को सबको एक में ही डाल देते हैं। इसी में प्लास्टिक भी है, इसी में किचन का भी वेस्ट है, इसी में इक्विपमेंट, मोबाइल ख़राब हो गया है तो उसका भी है। तो ये सब के सब एक साथ हो गया, तो फिर इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। करने के लिए इसको करना क्या चाहिए था कि एक कलर का डब्बा आप डिफ़ाइन कर दीजिए किसी एक टास्क के लिए, ये दूसरा कलर का डब्बा किसी दूसरे टास्क के लिए, ये तीसरा कलर का डब्बा किसी तीसरे टास्क के लिए। अब अलग अलग कलर के डब्बे आप प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे अलग अलग कचरों को रखा जाएगा। और फिर जब यहाँ से जब सेकेंडरी में जब ये पहुँचे तो सेकेंडरी में भी ये इसी प्रकार से डब्बों के आधार पर ही इसको पिक किया जाए, अदरवाइज़ फिर ये दिक्कत होगी, ठीक है। उनके पास भी उसी प्रकार का अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर आपने इस डब्बे का उठाया है, अगर गीला कचरा उठाया है तो गीले वाले बॉक्स में डालिए, अगर सूखा कचरा उठाया है तो सूखे में डालिए, अगर आपने फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को उठाया है तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाले कचरे में डालिए। और इसको फिर ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब शॉर्टिंग करते हैं तो फिर यहाँ पर ये शॉर्टिंग इसी आधार पे होना चाहिए कि यहाँ से जो कचरा आ रहा है ये कैटेगरी वाइज इसका हम इस्तेमाल करें। अब सबके लिए एक ही मेथड नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, तो ई वेस्ट के लिए बिल्कुल अलग प्रोसेस चलता है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसको अलग सॉर्टिंग करके अलग उसको डिस्पोज किया जाता है। इसी प्रकार से अगर प्लास्टिक है तो उसको बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि
खेत से निकला हुआ कोई सामान है, घर का निकला हुआ कचरा है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो उसके लिए अलग मेथड यूज किया जाता है। तो जो हमारा सॉर्टिंग करने वाला जो एरिया है वहाँ पे पूरा का पूरा उस प्रकार के टेक्नोलॉजीज रखे जाते हैं कि वेस्ट करने के बाद उसको नॉर्मल प्रोसेस में हम लोग डालते हैं। अब एनर्जी या ये सब में क्या होता है ना कि नॉर्मली क्या है कि जो भी वेस्ट आता है उसको हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, और जलाने के बाद हीट निकलता है, और हीट से जो स्टीम निकलता है उसी स्टीम का प्रयोग करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उस बाई प्रोडक्ट को फ्लाई ऐश या जो भी निकला उसको फिर हम लोग सड़क वगैरह बनाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो इसको भी आप लिखना था इसमें और कंक्लूड कर देना था कि इसलिए आज की तारीख में सरकार इस चीज़ पर फोकस कर रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट संडे को करेंगे इसका जो नेक्स्ट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। पर्पस यही है कि बीपीएससी के लिए पहले एक बार कम से कम पिछले 3-4 साल के प्रश्न का एक एक खंड कर लिया जाए। पॉलिटी कर लें, साइंस टेक कर लें, फिर इकोनॉमी कर लें, कुछ हद तक आईआर भी कर लें, हिस्ट्री भी कर लें, और तब अगर फिर समय मिलेगा तो किसी और सवाल को उठाएंगे किसी साल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।